हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था, CUT में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसके सिलेबस के बारे में आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे। उसी सिलेबस में से आपका चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है, जिसमें कि हमने बताया था जो आपका अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में, तो ये जो चैप्टर है आप ये देखने से पहले एक बार पहले जाके जो पिछले वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी अकाउंट्स, सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। ये जो वर्ड है कंपनी, ये गाइज आप डेली रूटीन में बहुत बार सुनते होंगे कि कंपनी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता क्या है। अगर इसका प्योर मीनिंग हम लेवें तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। कंपनी जो वर्ड है वो बना है आपके दो वर्ड से। पहला जो वर्ड है वो है कॉम, दूसरा जो वर्ड है वो है पेनिस। ये जो दोनों वर्ड है ये लैटिन वर्ड हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हुए हैं। इसका मीनिंग होता है विद या फिर टुगेदर। तो इसका मीनिंग होता है ब्रेड। अगर इसकी कंपनी के प्योर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग निकल के आएगा आपका कि कुछ पर्सन्स साथ मिलके या बैठ के साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह या ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर लेते हैं और साथ में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये तो इसका प्योर मीनिंग हो गया। उसके बाद में अगर लोकल लैंग्वेज में अपन देखें कि कंपनी का मीनिंग होता क्या है, तो लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंपनी का मीनिंग होगा कि जो भी कंपनी है, किसे बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे गाइज ऐसी कोई बॉडी कॉरपोरेट या एंटिटी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो, या फिर अब 2013 में तो कंपनीज एक्ट 2013 में तो वही वाली कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी जो कि 2013 या उसके बाद में इनकॉर्पोरेट हुई है। उससे पहले वाली कंपनियां कौन से वाले एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी? वो कंपनी रजिस्टर्ड होंगी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है 2013 से पहले की, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। जो प्रीवियस कंपनी लॉ था उसमें रजिस्टर्ड होंगी वो वाली कंपनियां। अब ये जो प्रीवियस कंपनी लॉ है वो कौन सा था उस टाइम? वो वाला कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956। ये तो लॉ की फॉर्म में कंपनी का मीनिंग हो गया, ये कंपनी किसे बोलेंगे। उसके बाद में जो टॉपिक है आपके वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंपनीज। अब कंपनी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले जो लॉ हैं उनके अंदर, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद में उसके फीचर्स कौन कौन से होंगे? जो पहला फीचर्स है आपके वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब कोई भी कंपनी है वो जब लॉ में रजिस्टर्ड हो जाती है, एक कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इज मस्ट बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज रिगार्डेड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कि किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए उस लॉ में रजिस्टर्ड होना मस्ट है। वो उस लॉ में एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद में उसका जो फीचर्स है
वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बन जाता है। उसके बाद में जो दूसरा फीचर्स है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इस फीचर्स के अकॉर्डिंग कंपनी है वो अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती है, जो कि जब एक कंपनी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो मेंबर अपने शेयर होल्डिंग को सोल्ड आउट करते हैं एंड देन दूसरे जो मेंबर आते हैं वो परचेज करते हैं। इन सबसे अफेक्ट ना होते हुए कंपनी अपना सेपरेट जो है वो लीगल एंटिटी रखती है। ए कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेज इन इट्स मेंबरशिप, देयरफॉर ए कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट sue एंड बी श्योर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होने के बावजूद अपने नाम से एंड अपनी कैपेसिटी में वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है एंड कोई अदर पर्सन या एंटिटी उसके ऊपर भी केस कर सकता है। तीसरी जो कंपनी की विशेषता है या फिर अपन बोले कि perpetual existence, since company has existence independent of its member, it's continue to be in existence despite the death, insolvency, a change of member। एक कंपनी है उसमें मेंबर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, मेंबर्स की डेथ भी होती है, मेंबर्स इंसॉल्वेंट भी होते हैं और मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। इन सब के बावजूद भी कंपनी का है जो एग्जिस्टेंस बना रहता है। इसी वजह से कंपनी के जो करैक्टरिस्टिक्स है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस मानी जाती है। उसके बाद में जो फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है वो है कॉमन सील्स। अब एक नेचुरल पर्सन तो क्या होता है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करने के लिए जब अपने नाम से इशू करता है या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उस डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकता है। बट कंपनी है वो होती है आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी खुद अपने साइन नहीं कर सकती। इसी चीज़ को अनेबल करने के लिए, क्योंकि कंपनी है वो उसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके लिए वो साइन ना करे। उस जगह कंपनी को जो एक राइट दिया गया है या कंपनी को बोले तो डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज करने के लिए जो टूल दिया गया है उसी को कॉमन सील के नाम से जाना जाता है। कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, देयरफॉर इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स। इन ऑर्डर टू एनेबल द कंपनी टू साइन इट्स डॉक्यूमेंट्स इट इज प्रोवाइड विद ए लीगल टूल कॉल्ड कॉमन सील। इस कॉमन सील के थ्रू ही कंपनी डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब ये जो सील है वो पर्सन लगाएगा जिसको कंपनी ने अथोराइज कर रखा है साइन करने के लिए, तो वही पर्सन उस सील को उन डॉक्यूमेंट्स पे लगा देगा। अब है जो कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया है। कॉमन सील है उसकी जगह लॉ ने एक ऑप्शन दिया है कंपनीज को कि वो कॉमन सील की जगह जो उनके डायरेक्टर होते हैं वो 2 डायरेक्टर या फिर 2 डायरेक्टर एंड जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो भी साइन कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी है जो बनाई इसलिए जाती है क्योंकि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, ये एक बेनिफिट है कंपनी बनाने का। अब लिमिटेड लायबिलिटी, सपोज कीजिए कि एक शेयर होल्डर है, उसके पास एक शेयर है 100 रुपये का, कंपनी ने मांग लिए हैं इस शेयर पे 60 रुपीज और अभी शेयर होल्डर ने 40 रुपीज पे नहीं किए हैं, तो बाई एन चांस इसी टाइम पीरियड में कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी आ जाती है पे आउट करने की, तो अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करती है एंड अपनी लायबिलिटीज पे करती है। उसके बाद में भी अगर कंपनी की एसेट्स कम पड़ जाती है तो वो उस शेयर होल्डर से ओनली
₹40 ही रिकवर कर सकती है, इससे ज़्यादा शेयर होल्डर पे करने के लिए लाइबल नहीं होता। द लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ही हैज एग्रीड टू पे टू द कंपनी ऑन द शेयर अलॉटेड टू हिम। ओनली शेयर की जो वैल्यू है, अगर उसने पूरा पे कर दिया है, शेयर की वैल्यू सपोज कीजिए ₹100 की थी, अगर उसने ₹100 पूरे पे कर दिए हैं तो उस पर ₹1 की लाइबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद में छठी जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब क्या होता है कि एक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन शेयर होल्डर्स की जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये शेयर होल्डर आके मैनेजमेंट को संभाल पाए या कंपनी को मैनेज कर पाए या डे टू डे बेसिस जो कंपनी के रूटीन वर्क हैं वो कर पाए। इसी वजह से ये शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज करने के लिए ऑथोराइज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। तो इसी वजह से ये ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है जो अलग अलग होती है। सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज वेरी लार्ज एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से आते हैं, कंपनी के मेंबर्स होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू कैरी ऑन द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑन ए डे टू डे बेसिस। दिस गिव्स राइट टू द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। यही रीजन है कि कंपनी का जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है उसको सेपरेट किया गया है। उसके बाद में जो 7th फीचर्स है नॉट ए सिटीजन। एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसको इंडिया की सिटीजनशिप दी हुई होती है, बट कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो जो सिटीजनशिप्स वाला राइट है वो कंपनी एंजॉय नहीं कर सकती। कंपनी इज नॉट ए सिटीजन दो इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, इट हैज ए लीगल एग्जिस्टेंस ऑल्सो बट डज नॉट एंजॉय द सिटीजनशिप राइट एंड ड्यूटीज एज आर एंजॉयड बाय द नेचुरल सिटीजन्स। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक शेयर होल्डर कभी भी अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकता है एंड कोई पर्सन दूसरा उसको परचेज कर सकता है। द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर थ्रू द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, सच शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी के बारे में अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। देन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। अब कंपनी अपने डे टू डे बेसिस के जो कार्य हैं वो उनको कंप्लीट कर रही है, अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो उन सब को मेंटेन करने के लिए, उन सब की जो रिकॉर्ड रखने के लिए कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। ए लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप ए प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ अकाउंट बुक्स एंड एनी फेलियर इन दिस रिगार्ड अट्रैक्ट पेनल्टीज। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में फेल हो जाती है तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है पेनल्टी लगाई जाती है कंपनी लॉ के द्वारा। देन जो 10th आपका फीचर्स है वो है पीरियोडिक ऑडिट। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं, इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पीरियोडिक ऑडिट की जाती है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। A company has to get its accounts periodically audited through the chartered accountant appointed for the purpose by the shareholder on this recommendation of the board of director। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है
जो कंपनी की ऑडिट करेंगे, इनको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स, और उनको जो रिकमेंडेशन देते हैं वो देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी की रिकमेंडेशन पे शेयर होल्डर हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं। देन जो आपका नेक्स्ट फीचर्स है वो है राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो कंपनी के जो इंफॉर्मेशंस हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं एंड अदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना चाहेंगे। तो ये उनका राइट होता है कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। द राइट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज गवर्न बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और ये जो राइट है शेयर होल्डर्स को कौन देता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि एओबी बोलते हैं। सो गाइज, ये था कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसके आगे की जो क्लास है वो अपन देखेंगे आगे वाली क्लास में। इसके आगे अपन देखेंगे कंपनी के जो टाइप्स हैं एंड जो कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कौन से लॉ में कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, वो सब आगे वाली क्लास में देखेंगे।